हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के आता है पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसमें लिखा होता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन है? चलो, अगर तुमको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। वो हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि बीएचयू से स्टडी किए थे। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो 1972 में स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस को। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो किसी इंडिविजुअल में जो इंट्रैक्शंस होता है इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है, हमको ये बताओ। तो इकोलॉजी होता है कि किसी इंडिविजुअल का ही नहीं, किसी पॉपुलेशंस का और इन्वायरमेंट का, यानी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों के साथ साथ होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। सो कुछ की हैं जो कि इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है तुम्हारा हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? तो द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड फाइंड्स फूड वाटर शेल्टर। तो यानी कि मतलब कि जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और उसको वहाँ पे खाना मिलता है, पानी मिलता है और रहने की जगह मिलती है, तो वो हैबिटेट कहलाता है। नीश क्या होता है? रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन इकोसिस्टम। ये देखो, फंक्शनल रोल प्लस हैबिटेट, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उसके साथ साथ जो हमारा हैबिटेट है, हम जहाँ पे जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम नीश बोलते हैं। फिर बायोटिक फैक्टर क्या होता है? तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं वो सारे बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोबायोम्स। इसके साथ साथ एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? तो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉयल। हम इस चैप्टर में बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को अच्छे से समझेंगे। फिर आता है हमारा बायोम्स। बायोम्स क्या होता है? लार्ज टेरिटोरियल इकोसिस्टम, यानी कि लाइक पूरा पूरा टेरिटोरियल, जैसे कि वो डेजर्ट है या ग्रास लैंड है या रेन फॉरेस्ट है, तो उस पूरे एरिया को हम एक बायोम कहते हैं। तो इकोटोन क्या होता है? तो दो बायोम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि सपोज दैट ये एक बायोम है और ये एक बायोम है, तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है इसको हम इकोटोन बोलते हैं। यानी कि इन दोनों के साथ जो शेयर करता है वो इकोटोन होता है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। ये एक लेबल वाइज है यहाँ पे जो तुमको दिखाया गया है कि तुम्हारा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है, सॉरी, जैसा कि तुमको क्लियरली यहाँ पे शोन किया गया कि ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। तो किसी इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ग्रुप की स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन बोलते हैं, कई सारे ग्रुप को एक एरिया में स्टडी करते हैं तो उसको कम्युनिटी को बोलते हैं, कई सारी कम्युनिटी एक साथ में आ जाती है तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। बहुत सारे इकोसिस्टम यानी साथ में आके जब एक वेजिटेटिव क्लाइमेट का क्लाइमेट बनाते हैं तो उसको बायोम कहते हैं, और बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो एक जितना भी की इकोलॉजिकल डिफिनीशन है वो मैंने तुमको बता ही दिया कि क्या हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, बायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर क्या है, बायोम्स क्या है, इकोटोन क्या है। तो इसको मैंने तुमको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक फैक्टर पे। तुम्हारा एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? तो जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे तुम्हारे एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। जैसे सबसे पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम्हारा जो है वो एबायोटिक फैक्टर में आता है। तो टेम्परेचर में तुम्हारा क्या आता है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है बताओ? तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है जैसे जैसे तुम्हारा लेटीट्यूड बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे कुछ रेंज मेंशन किया है, लाइक 270 से -270 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है हॉट स्प्रिंग्स में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे यूरी थर्मल क्या होता है, स्टीनो थर्मल क्या होता है,
अफेक्ट्स कैसे करते हैं एंजाइम, मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर। उसके साथ साथ बेरमैन्स रूल आता है, जो कि बेरमैन्स रूल तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्या बताता है कि जैसे जिसका जितना ज़्यादा बॉडी जितना छोटा होता है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है, तो तुमको ज़्यादा हॉट या ज़्यादा कोल्ड फील होगा। और जिसका बॉडी साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया उतना कम होता है। तो सबसे पहले तुम यूरी थर्मल को देख लो। तो यूरी थर्मल होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेंस कर पाते हैं, जैसे ह्यूमन। हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर लाइक माइनस में भी देखो तो सियाचिन वगैरह में जो हमारे आर्मी वगैरह हैं तो वो लोग माइनस में भी रहते हैं, फिर भी वो सस्टेन करते हैं। बट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 37 डिग्री से, तो उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। वाइड रेंज का मतलब होता है कि हम कितना तक वेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टेनोथर्मल आता है जो कि नैरो टेम्परेचर रेंज होता है, यानी इनका अगर हम ग्राफ देखें तो इनका एकदम बहुत छोटा सा होगा पीक। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो एंजाइम को अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ बॉडी में होने वाली मल्टीपल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर के बाद हम दूसरा बायोटिक फैक्टर कौन सा है? वाटर। वाटर पे आते हैं। तो वाटर का प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स करता है। इसमें भी आते हैं यूरी हेलाइन, स्टीनोहेलाइन। यूरी हेलाइन मतलब सेम कि वाइड सलाइनिटी टॉलरेंस होता है, यानी कि सैल्मन फिश का जैसे है। सैल्मन फिश में एक लेयर भी पाया जाता है, तुमको पता हो अगर, जो उसको लाइक टेम्परेचर टॉलरेंस भी देता है, उसके साथ साथ उसको वाइड रेंज ऑफ लाइक सैलिनिटी प्रोवाइड करता है। तो वो क्या है तुम कमेंट बॉक्स में बताना। इसके साथ साथ हम स्टेनोहेलाइन में आते हैं जिसका नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी होता है। सैलिनिटी क्या होता है कि मतलब वाटर में कितना साल्ट का कंसनट्रेशन है, उसको सैलिनिटी बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा सैल्मन फिश का होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म का इसके कंपैरिजन में कम होता है। तो जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब वाटर डिफिशियंसी में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इसके साथ साथ आता है वाटर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मैटर्स। तो जो वाटर वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में भी। तो हम आते हैं थर्ड एबायोटिक फैक्टर्स में, जो कि है हमारा लाइट। तो लाइट जैसा कि तुमको पता ही है कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ तुम्हारा फोटो पीरियड भी कंट्रोल करता है फ्लावरिंग में, माइग्रेशंस को, रिप्रोडक्शंस को। तुमको ये पता होना चाहिए कि लाइट मेजर रोल प्ले करता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। उनका लाइक लाइफ स्पैन, या फिर तुम बोलो कि लाइफ साइकिल, बेटर वे में तुम लाइफ साइकिल बोल सकते हो, उसको भी वो कंट्रोल करता है। जैसे कि डीप सी ओशियंस में रियली केमोसिंथेसिस नॉट लाइट। तो ये पॉइंट तुम्हारा बोल रहा है कि जो तुम्हारे डीप ओशियंस में होते हैं वो ऑर्गेनिज्म केमोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि उनको डीप सी में तो लाइट होता नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि यूवी लाइट हार्मफुल होता है, ओजोन लेयर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन उसके लिए। अगला पॉइंट तुम्हारा बोल रहा है प्लांट जो है वो हेलोफाइट्स होते हैं, सन लविंग वर्सेस स्क्योफाइट्स शेड लविंग। तो ये तुम्हारा अलग अलग पॉइंट। हमारा अगला एबायोटिक फैक्टर आता है सॉयल। तो सॉयल क्या होता है? कंपोजिशंस ऑफ मिनरल्स, ह्यूमस ना कि ह्यूमन, जैसा कि मैंने गलत पढ़ दिया, आई एम सॉरी। जो कि तुम्हारा मिनरल का कंपोजिशन होता है, वाटर का होता है, एयर का होता है, या माइक्रोबायोम्स का होता है। उसके साथ साथ ही तुम्हारा पीएच होता है, टेक्सचर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, और डिटरमाइन करता है फ्लोरा को भी। सेडिमेंट्री रॉक ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो सॉइल का एक के बाद डिपोजिशन होता है जो हाई न्यूट्रिशियस होता है। सैंडी सॉइल्स, लो वाटर रिटेंशन। सैंडी सॉइल्स मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी रेत होती है जो बेसिकली डेजर्ट में तुमको मिलती है, तो उसमें तुमको पता ही होगा कि कितना मॉइस्चर होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बट अगर हम अच्छे से देखें तो 20% होता है। फिर सॉइल माइक्रोब्स होता है जो कि डराइव करता है न्यूट्रिएंट साइकिल को। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा एडेप्टेशंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। एडेप्टेशंस क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। तो किसी भी मतलब इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करना या उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, वो होता है एडेप्टेशंस। जैसे कि तुमको पता होगा डार्विन का थियरी भी यही था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हालांकि ये इससे जस्ट अपोजिट है एडेप्टेशंस, और उसमें काफ़ी डिफरेंस है। बट मैं एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको मतलब एग्जाम्पल दिया। तो एडेप्टेशंस में सबसे पहले आता है तुम्हारा मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस मतलब होता है तुम बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग कर रहे हो, या फिर अपने आप में कोई तुम लाइक इन्वायरमेंट में, जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हो। जैसे कि डेजर्ट में मेलियन लार्ज ईयर्स,
क्योंकि डेजर्ट में हाई डिसिपेशंस होता है, जिससे उनके कान जो लंबे होते हैं तो उनको अच्छे से वाइब्रेशन वगैरह सुनाई देता है, वो ज़्यादा कैच कर पाते हैं। इसके साथ साथ डेजर्ट प्लांट के पास थिक क्यूटिकल्स होता है, सनकन स्टोमेटा होता है। ये क्यों होता है, कोई बता सकता है कि उनके पास थिक क्यूटिकल्स या सनकन स्टोमेटा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि डेजर्ट में पानी काफ़ी कम होता है, तो पानी कम होने की वजह से उनको सरवाइव करना है, तो इसलिए वो अपनी जो लीव्स होती है उसको स्टेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो उनका स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। और संकन स्टोमेटा या क्यूटिकल्स क्यों होता है? क्यूटिकल्स होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अभी आता है आर्टिक एनिमल्स। आर्टिक एनिमल्स मतलब होता है थिक फर सबक्यूटेशियस फैट, यानी कि जो काफ़ी कोल्ड रीजन में हैं या फिर काफ़ी हॉट रीजन में हैं, तो उनको लाइक इन्वायरमेंट से प्रिवेंट करने के लिए कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज करते हैं। इसमें आता है एलेंस रूल। एलेंस रूल जैसा कि मैंने तुमको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्या होता है? एक्सट्रीम शॉर्टर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, यानी कि अपने बॉडी को काफ़ी छोटा कर लेते हैं। हालांकि ये करते नहीं, इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन से हो गया है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। उसके बाद आता है क्रिप्टिक कोलरेशंस। ये कैमाफ्लेज है प्रेडेटर से बचने के लिए। ये तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हालांकि एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है तुम्हारा कि क्रिप्टिक कोलरेशंस क्या होता है, कैमाफ्लेज क्या होता है, जिसको कैमाफ्लेज बोलते हैं। ये बेसिकली प्रेडेटर से बचने के लिए अपने आप को लाइक जिस तरीके का भी इन्वायरमेंट है वहाँ पे, सपोज दैट ये रेड चेयर है, तो मैं ऐसा मतलब अपना मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कर लूँ कि एकदम रेड, अगर मैं ऐसे हो रहा हूँ तो मैं पूरा डिसअपियर हो जाऊँ, यहाँ पे एक सीट काइंड ऑफ थिंग्स हो। तो ये होता है मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अभी हम आते हैं फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि लाइक हम बॉडी के फंक्शंस में कुछ चेंज करते हैं, जैसे कंगारू राइट का होता है। ये मेटाबॉलिक वाटर को प्रोडक्शंस करने के लिए फ़ैट का ऑक्सीडेशन करता है। ये अपनी बॉडी में फ़ैट स्टोर कर लेता है, जब मतलब इसको वाटर नहीं मिलता है तो ये फ़ैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर की जो भी मतलब तुम्हारा बॉडी नेसेसरी है उसको कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ डेजर्ट मेमेलियंस जो होते हैं उनका जो यूरिन होता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है। अभी कंसनट्रेटेड क्यों होता है? क्योंकि उनको वाटर काफ़ी कम मिल पाता है, तो वो वाटर को सेव करने के लिए यूरिन कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ हाई एल्टीट्यूड पीपल्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ आरबीसी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। अभी ये क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे लाइक तुम्हारा प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, तो जो बॉडी है वो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कम कैरी कर पाता है, तो इसलिए आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, जिससे वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए और वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। हाई एल्टीट्यूड पे और तुमको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नोजिया, फैटिग और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। इसको एक्रोमेटलाइजेशन भी बोलते हैं, हालांकि ये मैं तुमको जब भी आएगा तो बताऊंगा। ये कौन से चैप्टर में मैं एग्जैक्टली भूल गया, बट आगे तुम्हारे पॉइंट में आएगा। इसके साथ आता है डीप सी फिश। तो जो डीप सी में फ़िश होती है वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनसे बचने के लिए उनमें काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो उनको उससे रेजिस्टेंस करते हैं। फिर आता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक और थर्मो दूसरा क्या होता है? उनको बोलते हैं थर्मोफाइल। तो ये हाई टेम्परेचर रेंज को भी टॉलरेंस कर सकते हैं। इनका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनमें कुछ एंजाइम होते हैं जो कि उसको स्टेबल बनाए रखते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियरल एडेप्टेशंस। बिहेवियरल एडेप्टेशंस मतलब इन्वायरमेंट के साथ कुछ चेंजेज करके अपने बिहेवियर में कुछ नया रिस्पॉन्स करना, लाइक बारोइंग ड्यूरिंग डेज टू अवॉइड हीट। यानी कि जो डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो बोरो में मतलब एक सेल वहाँ पे बना के उसके अंदर चले जाते हैं अपने आप को हीट से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद कुछ सीजनल माइग्रेशंस भी होते हैं, जैसे कि बर्ड्स का होता है। कौन सी बर्ड्स है जो सीजनल माइग्रेशन करती है? फ्लेमिंगो। वो कहाँ जाती है? राजस्थान में। राजस्थान के भी कौन से स्पेसिफिक जगह पे जाती हो तुम कमेंट बॉक्स में बताना। और दूसरा होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। ये बेसिकली तुम्हारा पोलर बियर वगैरह करते हैं। ये क्या करते हैं? पहले फैट स्टोर कर लेते हैं, फिर लॉन्ग टाइम के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी एकदम सुस्त पड़ जाते हैं, वहाँ पे सो जाते हैं, जिससे इनके बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कम हो जाती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, क्योंकि इनको खाना वगैरह तो मिल नहीं रहा, तो इसलिए अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेते हैं और ये वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्लीप में चले जाते हैं। इसके साथ साथ आता है तुम्हारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब होता है समर डॉर्मेंसी, इसकेप हीट्स डॉट, यानी जैसे हाइबरनेशन है वैसे एस्टिवेशन है। हाइबरनेशन में विंटर स्लीप होता है, एस्टिवेशन में समर स्लीप होता है। ये तुम्हारा फ्रॉग वगैरह करते हैं। फिर डायापॉज आता है। डायापॉज आता है कि मतलब सस्पेंड कर देते हैं डेवलपमेंट ऑफ जू प्लैंक्टन्स अंडर स्ट्रेस कंडीशंस।
यानी कि जो प्लैंक्टन्स स्ट्रेस कंडीशंस में एक के बाद एक कुछ डेवलपमेंट अपने आप में करते हैं जो जिससे वो स्ट्रेस कंडीशंस में इवॉल्व हो पाएँ। फिर आता है तुम्हारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है होम्योस्टेसिस, रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स। सो इसके लिए मैं पहले तुम्हारा एक मतलब डायग्राम भी बनाऊंगा, तुमको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये है तुम्हारा इंटरनल लेवल, और ये है तुम्हारा एक्सटर्नल लेवल्स। तो इसमें तुम्हारा एक ऐसी सीधी लाइन गई है जो कि है कन्फर्मर्स, एक ऐसी सीधी लाइन गई है जो कि है रेगुलेटर, और एक गई है यहाँ से सीधी होके यहाँ पे, लाइक पहले वो कंटिन्यूसली इंक्रीज की है फिर कांस्टेंट हो गई है, ये होता है पार्शियल रेगुलेटर। तो ये क्या होता है ये हम तुमको बताते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रखे, वो चाहे एक्सटर्नल चेंज हो या इन्वायरमेंट का कोई भी चेंज हो, उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन। इसमें क्या होता है, एनर्जी को यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मोलैरिटी। इसके एग्जांपल कौन है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। बर्ड्स क्या हैं, एंडोथर्मस, और मैमल्स क्या हैं, होम्योथर्मस। मैमल्स में हम ह्यूमन भी आते हैं। अच्छा चलो बताओ मैमल्स में कौन कौन आता है, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो मैंने बता दिया कि ह्यूमन आते हैं, और कौन आता है। फिर कुछ एडवांटेज भी इसके हैं, जैसे ये इनहिबिट कर सकते हैं डाइवर्स इन्वायरमेंट को। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई एनर्जी कॉस्ट, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा आता है तुम्हारा कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होता है, इनका इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हॉट है तो इनका बॉडी टेम्परेचर हॉट होगा, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोल्ड है तो इनका बॉडी टेम्परेचर कोल्ड होगा। यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं एक्टोथर्मस या पोइक्लियोथर्मस। इसका एग्जाम्पल याद रखना, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। एडवांटेज क्या है, लो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि मतलब एनर्जी का जो कंज्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेबल इन्वायरमेंट, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होने की वजह से ये अपने आप को मतलब अच्छे कई जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये लाइक इनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट और हैं, जैसे माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज। तो ये सब अलग अलग पॉइंट हैं, मैंने तुमको ये सारा पहले से ही बता दिया है। चलो शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है माइग्रेशंस। तो टेम्परेचर के मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया फ्लेमिंगो कहा था, वो साइबेरिया से, लाइक तुम्हारा राजस्थान में कौन सा प्लेस है वो तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वहाँ से माइग्रेट करके राजस्थान के जो भी है पार्क में आ जाती है। मैंने तुमको हिंट भी दे दिया। अभी आता है दूसरा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में मतलब विंटर डॉर्मेंसी होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए वो डायापॉज कंडीशंस में चले जाते हैं, जैसे पोलर बियर मैंने बताया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप, जो कि स्नेल्स या फिर फ्रॉक्स होते हैं, तुम्हारे लंग्स फिक्स होते हैं, ये सब एस्टिवेशंस करते हैं। फिर डायापॉज क्या आता है, डायापॉज होता है कि मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को लाइक एक सेल्स में या फिर कुछ भी तुम कह लो। इसका तुम्हारा डायापॉज का बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दिया है, जो कि तुम्हारा ईस्ट था। तो उसके साथ साथ जो प्लैंक्टन्स और कुछ इंसेक्ट भी हैं जो कि डायापॉज कंडीशंस में जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तुम्हारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन सेम स्पेसीज, यानी कि सेम स्पीसीज के कई इंडिविजुअल्स जब एक साथ में आकर रहने लगते हैं तो उसको पॉपुलेशंस बोलते हैं। जैसे तुम्हारी कोई कॉलोनी हुई तो वो भी एक पॉपुलेशन से, तुम्हारी क्लास हुई, डिफरेंट जगह से सेम स्पीसीज के लोग आके रहते हैं तो वो भी एक पॉपुलेशन हुआ। फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में कुछ आते हैं तुम्हारे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक एक करके हम सब समझेंगे। सबसे पहले आता है तुम्हारा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम पिरामिड करेंगे, पिरामिड के डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा बर्थ रेट। बर्थ रेट को तुम्हारे नेटिलिटी भी बोलते हैं। तो नेटिलिटी क्या होता है कि पर कैपिटा एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कितने नए इंडिविजुअल्स उस
उस पॉपुलेशन में ऐड हुए, इसको बोलते हैं तुम्हारा बर्थ रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न पॉपुलेशन, न्यू बॉर्न पॉपुलेशन अपान इनिशियल पॉपुलेशन, ये तुम्हारा होता है बर्थ रेट। और फिर तुम्हारा आता है उसके बाद तुम्हारा आता है डेथ रेट, जिसको मोटिलिटी भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कि पर कैपिटा लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कितने इंडिविजुअल्स एक स्पेसिफिक टाइम में लॉस हुए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी डेथ हुई है अपान इनिशियल पॉपुलेशन। सेम इसका था नंबर ऑफ बर्थ अपान इनिशियल पॉपुलेशन। फिर आता है तुम्हारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। फिर आता है तुम्हारा एज पिरामिड। एज पिरामिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस 3 ग्रुप्स, यानी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये भी है, जब हम तुमको पिरामिड बताएंगे तो हम इसका एग्जांपल बताएंगे कौन किसका एग्जांपल है। इसके बाद आता है तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम, इसको डायरेक्टली मेजर करते हैं मार्क पर कैपिटा। चलो फिर तुम्हारा एज पिरामिड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा एक्सपेंडिंग। तो अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंड कर रहे हो तो पहले क्या होगा? बहुत छोटा सा होगा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद और बड़ा होगा। तो ये होता है तुम्हारा एक्सपेंडिंग का ग्राफ या पिरामिड, एज पिरामिड इसको बोलते हो तुम। जो तुम्हारा ये है प्री रिप्रोडक्टिव, इसको PR से लिख लो। फिर ये जो तुम्हारा है ये है रिप्रोडक्टिव। फिर ये जो तुम्हारा सबसे ऊपर का है ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जब कोई भी पॉपुलेशन एक्सपेंड करती है तो जो उसमें यंग पॉपुलेशंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तुम ऐसे समझ के रखना। तो यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, फिर जो रिप्रोडक्टिव होगा वो उससे थोड़ा सा छोटा होगा, फिर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब हुआ जो ओल्ड एज हैं, जितने भी हमारे दादा दादी या फिर ऐसे पॉपुलेशन जो काफ़ी मतलब 60 के अबव जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो वो काफ़ी कम होगा। तो ऐसे याद रखना कि जब कोई भी पिरामिड एक्सपेंड कर रहा है तो प्री रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड में तुम्हारे होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे आएगा कि ऑलमोस्ट एक्सपेंडिंग की तरीके से ही है, लेकिन बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम है ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये तुम्हारा स्टेबल होता है। अच्छा, एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल कौन कौन सा है तुम बता सकते हो? अगर तुमको पता है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके बाद आता है तुम्हारा डिक्लाइन। डिक्लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डिक्लाइन के एग्जांपल भी मैं तुमको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है वो काफ़ी कम होता है, रिप्रोडक्टिव उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होता है। तो यानी अभी प्रेजेंट टाइम पे जितने भी रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये चीज़ तुम याद रखना। अभी इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आगे आएगा, वो मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तुम्हारा नीट का हो, चाहे नेक्स्ट का हो, चाहे IIT का हो। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। तो इसमें मैंने फिगर नहीं बनाया है, वो मैं तुमको अभी बना के दिखाऊंगा। तो पहला आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जे कर्व। ये क्या होता है? ये बेसिकली तुम ऐसे कह सकते हो, ये स्यूडो कर्व भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड है तो जो पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। ये तुम्हारा होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो फार्मूला होता है, इसको जे कर्व भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला आता है dN/dt = Rn। यहाँ पे R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, N क्या है? पॉपुलेशन साइज, T क्या है? टाइम। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं NT = N0 + e⁻RT, जिसमें R क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल होता है, यानी मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है।
हालांकि ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं होता है। ये क्या, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आर वैल्यूज ऑफ पैरामीशियम रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे है बैक्टीरियल ग्रोथ इन रिच इन्वायरमेंट मीडिया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है बैक्टीरियल ग्रोथ इन रिच मीडिया। तो ये जो कर्व है ये ऐसे है। और जो तुम्हारा लॉजिस्टिक कर्व होता है ये हम रियल कर्व भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोलता है कि पहले किसी भी पॉपुलेशन हो, कोई भी पॉपुलेशन हो, पहले थोड़ा इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करती है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है एट अ सर्टेन टाइम के बाद। इसका जो फार्मूला क्या है, इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है वो dn/dt होता है Rn इंटू के माइनस एन अपान के, जो के क्या होता है वो कैरिंग कैपेसिटी होता है। इसके साथ साथ इसको मैक्सिमम पॉपुलेशंस भी बोलते हैं, जो कि एक इन्वायरमेंट में सस्टेन करता है। इसका 3 फेज होता है, लैग, लॉग और स्टेशनरी। पहले जो ये यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा है वो लैग फेज है, फिर ये जो है वो लॉग फेज है, फिर ये जो तुम्हारा आता है कांस्टेंट वाला पार्ट ये है तुम्हारा स्टेशनरी फेज। उसके बाद ये जो तुम्हारा एन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है k/2। इसको पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशंस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है नेचर में वो के सिलेक्टेड होता है। अच्छा, के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड क्या होता है ये मैं तुमको बताऊंगा आगे। तो अभी हम तुमको बताएंगे कि आर सिलेक्टेड क्या होता है और के सिलेक्टेड क्या होता है। अगर तुम्हारा बॉडी साइज स्मॉल है तो वो आर सेलेक्टेड होगा, और अगर लार्ज है तो के सेलेक्टेड होगा। मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी इजी वे में लिख रखा है यहाँ पे, सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे काफ़ी इजी वे में लिख रखा है। तो जल्दी जल्दी करके समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करेंगे और नया पार्ट नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जैसे है बॉडी साइज, तो अगर स्मॉल है तो आर सेलेक्टेड है, लार्ज है तो के सेलेक्टेड है। अगर लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो आर सेलेक्टेड, लॉन्ग है तो के सेलेक्टेड। इसके बाद मैचुरेशन, अगर जल्दी आ रहा है और रैपिड तरीके से आ रहा है तो आर सेलेक्टेड होगा। अगर तेज़ आ रहा है या स्लो है तो वो के सेलेक्टेड होगा। ऑफस्प्रिंग नंबर, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं, हंड्रेड्स या 1000, तो वो आर सेलेक्टेड में आएगा। फ्यू हैं या सेवरल 1 2 लाइक 10 ऐसे नंबर जिसका हम इजीली काउंट कर सकें तो वो तुम्हारे के सिलेक्टेड में आएगा। इसके बाद पेरेंटल केयर, अगर लिटिल है या नन है तो आर सेलेक्टेड। अभी हम पेरेंटल केयर के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये सब तुम्हारे समझने के लिए एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है, बट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, तो तुम अगर ऐसे याद रखोगे तो ये तुमको इजीली समझ में आएगा कि अगर बहुत सारा लाइक प्रोजेनी है तो ऑब्वियसली उनका केयर कम हो पा रहा है, क्योंकि अगर उनका अच्छे से केयर हो, वो सारे सर्वाइव किए तो वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, अगर वो केयर कम कर जाते हैं, कम कर पाते हैं, तो इसके लिए वो लार्ज नंबर ऑफ लाइक पॉपुलेशंस प्रोड्यूस करते हैं या प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। और जो के सिलेक्टेड होता है वो एक्सटेंसिव होता है। अभी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वंस होता है, यानी एक वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। मल्टीपल होता है के सिलेक्टेड में। जो पॉपुलेशन साइज है वो वेरिएबल करता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। इसमें कंपटीशन होता है जो काफ़ी पोर होता है, इसमें काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसके एग्जाम्पल कौन है आर सेलेक्टेड के? कोई इंसेक्ट हो सकता है, एनुअल प्लांट्स हो सकता है, रोडेंट हो सकता है। अच्छा, एनुअल प्लांट कौन सा है, इसका एग्जांपल तुम कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद अगर इसका हम बात करें तो एलिफेंट्स हो सकता है। एलिफेंट्स का लाइफ स्पैन क्या होता है ये भी तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे, एनसीईआरटी में दिया है। हालांकि क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि कितना साल है, बट एनसीईआरटी में एलिफेंट का जिक्र है। तुम बताओगे कि इसका लाइफ स्पैन क्या होता है। वेल है, ह्यूमन है, लार्ज ट्रीज हैं। बेसिकली इसमें तुम्हारा मेमेलियन सिस्टम है, तो ये तुम्हारा केस सिलेक्टेड होता है। चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अभी हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आज हमने इकोलॉजी स्टार्ट किया। इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा इकोलॉजी क्या होता है, कि वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ कोई ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। फिर इकोलॉजी के बहुत सारे की थे जो कि डिफिनेशंस थे जिनको हम बोले, जैसे हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, बायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर क्या है, बायोम क्या होता है या इकोटोन क्या होता है। तो हैबिटेट में हमने देखा कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनका फूड, शेल्टर और जो भी है वाटर जहाँ पे प्रोवाइड करा इजीली मिल जाए वहाँ पे वो अपना हैबिटेट बना लेते हैं। फिर नीश क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके जब वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और वो
मतलब हैबिटेट के साथ इंटरेक्शंस करते हैं तो उसको नीश बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर क्या होता है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं वो सारे बायोटिक होते हैं। एबायोटिक क्या है, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉयल। उसके बाद बायोम क्या होता है, बहुत सारा इकोसिस्टम यानी टेरिटोरियल जब डोमिनेट करने लगता है वेजिटेशन, लाइक डेजर्ट या ग्रासलैंड या रेन फॉरेस्ट, यानी अलग अलग टेरिटोरियल इकोसिस्टम जब आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको बायोम बोलते हैं। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन ट्रांजिशन जोन होता है दो बायोम के बीच का। फिर ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया कि जब कई सारे इंडिविजुअल्स एक साथ में रहना शुरू कर देते हैं तो उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पॉपुलेशंस क्या होता है, बहुत सारे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब एक ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। कम्युनिटी क्या होता है, पॉपुलेशन जब डिफरेंट एरिया में स्टार्ट कर देते हैं रहना। उसके बाद इकोसिस्टम कम्युनिटी और एबायोटिक फैक्टर्स को लेके होता है। बायोम क्या होता है, लार्ज इकोसिस्टम विद सिमिलर क्लाइमेट या वेजिटेशन। बायोम जैसे मैंने तुमको बताया कि डेजर्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, रेन फॉरेस्ट हुआ। फिर बायोस्फीयर क्या होता है, बहुत सारे इकोसिस्टम जिसमें कंबाइन हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर टेम्परेचर पे आए, टेम्परेचर में यूरिथर्मल देखा, स्टेनियोथर्मल देखा। यूरिथर्मल में वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, स्टेनियोथर्मल नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है। फिर वाटर देखा, वाटर में यूरी हेलाइन होता है जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी कितना वाटर में कितना मैक्सिमम तुम्हारा सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो सकता है, उसको सैलिनिटी बोलते हैं। फिर यूरी हेलाइन देखा, स्टेनो हेलाइन देखा, स्टेनो हेलाइन में नैरो रेंज सैलिनिटी होता है। उसके बाद जीरोफाइट प्लांट्स की बात की, जैसे कैक्टस वगैरह हुआ जो कि कम वाटर में भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अपने लीफ को थ्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद स्टेम स्टेम भी ग्रीनरी हो गया जिससे वो भी सनलाइट कर सके, और स्पाइंस निकाल दिया। स्पाइंस में तुम्हारा वाटर लॉस कम होगा। फिर लाइट देखा, लाइट में डीप सी ओशंस में लाइट नहीं होता तो वहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। जो यूवी लाइट होती है वो हार्मफुल होती है, जो उसको प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्टली अर्थ पे ना आए तो उसके लिए हमारा ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है उससे। फिर प्लांट्स देखे, हेलोफाइट्स देखे। उसके बाद हमने सॉइल की बात की। सॉइल क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स, ह्यूमस और वाटर एयर को कंबाइन करके जो भी हमारा कंपोनेंट बनता है उसको हम कंपोजिशन जिसको बोलते हैं वो सॉइल होता है। सॉइल में पीएच, टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये सभी डिटरमाइन के। फिर सेडिमेंट्री रॉक की बात की जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सैंडी सॉइल्स क्या होता है, उसमें लाइक वाटर कंटेंट काफ़ी लो होता है। उसके बाद आए हम मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करके कैसे मतलब अपने आप को लाइक रेजिस्टेंस किया या फिर अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव किया। जैसे कि तुम्हारे डेजर्ट प्लांट में थिक क्यूटिकल्स, सेम एग्जांपल मैंने अभी बताया। फिर आर्टिक एनिमल्स में थिक फर। उसके बाद एलेंस रोल आया। एलेंस रोल में अपने बॉडी लाइक हायर क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए बॉडी को एक्सट्रीम शॉर्टर कर लेते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस आया कि बॉडी के फंक्शंस में कुछ चेंज करके मतलब अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए सर्वाइव किया। उसके बाद आता है बिहेवियरल एडेप्टेशंस, कुछ बिहेवियर में इन्वायरमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्स में कुछ चेंज किया। फिर आगे आता है तुम्हारा रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को यानी कांस्टेंट रख सकें, जैसे ह्यूमन वगैरह होता है। उसके बाद कन्फर्मर्स आता है जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को अपने रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। फिर आता है माइग्रेशंस, फिर हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज। ये सब हम तुमको अलग अलग बताएं। माइग्रेशंस हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाके अपने आप को सर्वाइव करना, वहाँ के इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से ढालना। हाइबरनेशंस होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। डायापॉज कंडीशंस, हाइबरनेशन भी एक टाइप ऑफ डायापॉज ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को लाइक रेगुलेट करने के लिए अपने आप को मेटाबॉलिक रेट भी रिड्यूस कर लेते हैं इसमें। उसके बाद आता है तुम्हारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में मतलब समर में तुम्हारा डॉर्मेंसी हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे भी होता है। डायापॉज भी होता है जो प्लैंक्टन्स और इंसेक्ट्स में। उसके बाद हम आए पॉपुलेशंस पे कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं और वो एक जियोग्राफिकल एरिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर बर्थ रेट आया कि कितने नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए। उसके बाद अपान तुम्हारा इनिशियल पॉपुलेशंस क्या था तो उसको बर्थ रेट बोलते हैं। डेथ रेट मतलब सेम कि कितने लोगों की डेथ हुई अपान इनिशियल पॉपुलेशन। फिर सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल के रेशियो को सेक्स रेशियो बोलते हैं। फिर हम एज पिरामिड की बात की जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज आए। जिसमें एक्सपेंडिंग था, एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा थे पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कंपेरिजन में, और उसके बाद तुम्हारा आता है रिप्रोडक्टिव बीच में। फिर स्टेबल पिरामिड हुआ। फिर डिक्लाइन पिरामिड के बारे में बात की हमने। फिर आया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको जे कर्व भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला dN/dt=Rn आया। फिर उसके बाद आया लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व में 3 फेज आए थे, लैग, लॉग और स्टेशनरी। फिर आर सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बात किया, के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बात किया हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।